हेलो गाइस, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। 1 जनवरी 2025 की सुबह लखनऊ पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने आकर कन्फेस किया कि उसने अपनी ही फैमिली के 5 लोगों को जान से मार दिया था और वो अब सरेंडर करना चाहता था। पुलिस को ये तो पता था कि वो मजाक नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी पैंट पर खून लगा हुआ था। 5 लोगों को मारने की गवाही वो बहुत कैजुअली दे रहा था और खुद के गुनाह को डिफेंड कर भी नहीं रहा था वो। लेकिन ये आदमी आखिर था कौन? सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड मोहम्मद अरशद। चौबीस साल का मोहम्मद अरशद आगरा में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके फैमिली में उसके पापा मोहम्मद बड़रुद्दीन उर्फ बादर, माँ आसमा, बड़ी बहन आलसिया, रहमीन, अक्सा और सबसे छोटी बहन आलिया थे। अरशद का पूरा बचपन किसी एक शहर में नहीं बीता था। उसकी फैमिली बार बार एक शहर से दूसरी शहर काम की तलाश में मूव करते रहते थे, जैसे संभाल या फिर कभी दिल्ली। और उसके पापा पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। कभी वो फेरी लगाने का काम करते थे तो कभी वो किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। सो ही वाज अ वेरी गुड प्रोवाइडर एंड ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एंड ही यूज्ड टू डू एनीथिंग, लाइक कोई भी जॉब कर देते थे वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो उनकी ये आदत तो बहुत अच्छी थी। ही वाज अ वेरी गुड प्रोवाइडर। पर इसके अलावा उनकी एक बहुत बुरी आदत थी और वो थी अपनी बीवी पे हाथ उठाना। वो अपनी बीवी पे हमेशा किसी न किसी वजह से हाथ उठा देते थे या फिर उन्हें मारते थे। और अरशद ने भी बचपन से ही अपने फादर को, सबसे पहले तो उसने अपनी फैमिली को मनी से रिलेशन में, लाइक मनी रिलेटेड में स्ट्रगल करते हुए देखा था। लेकिन उसने बचपन से ही अपने फादर का ये अब्यूजिव नेचर भी देखा था और उसने पूरी प्रोसेस देखी थी कि कैसे शुरुआत में मेरे पिताजी थे या फिर मेरे पापा थे और कैसे धीरे धीरे वो अपनी ही बीवी को मारा करते थे। और यही सब देखकर अरशद बड़ा हुआ था। और कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा अपने घर के माहौल से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अरशद भी अपने फादर से, उनके इस अब्यूजिव बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो गया था और अपनी बहनों को भी वो सेम वे में ट्रीट करने लगा था। वो अपनी बहनों को मारता तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी माँ पर भी किसी से बात ना करने की रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इसके कारण उन सभी लेडीज का बाहर पड़ोसी या रिश्तेदारों से बात करना बंद हो गया था। अरशद शुरू से ही अपने पापा के नक्शे कदमों पे चल रहा था, जिसकी वजह से वो डे बाय डे स्टबर्न और कंट्रोलिंग बनता गया था। वो ऐसा चाहता था कि घर के सारे लोग सिर्फ उसी की बात माने और ऐसा ना होने पर वो आग बबूला हो जाता था। उसके इस पागलपन को सब ने इमेच्योरिटी समझकर नजरअंदाज कर दिया, जो कि उसके घर वालों की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन जब अरशद बड़ा हुआ तो पहली बार उसके घर वालों ने आगरा में एक प्लॉट खरीदकर खुद का एक घर बनाया था और अपने घर के पास ही में उसके फादर ने एक दुकान भी खोल ली थी ताकि वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। एज आई सेड बिफोर आल्सो दैट ही वाज अ वेरी गुड प्रोवाइडर। लेकिन इस जगह में सिर्फ अरशद की फैमिली ही नहीं, अरशद के घर में जो लेडीज थी सिर्फ वो ही नहीं, अरशद के आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो भी उसके फादर के बर्ताव से, उनकी बदतमीजी से तंग आ गए थे। हर दूसरे दिन वो दोनों किसी ना किसी से झगड़ा करते थे, बदतमीजी से बात करते थे और अगर किसी से बदला लेना हो उन्हें तो अपने घर की टेरेस से उस इंसान पर पत्थर फेंक के मारते थे। उनके नेबर्स इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अरशद से बात करना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरना भी बंद कर दिया था। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अरशद के इस बिहेवियर की वजह से भी, लाइक जैसे वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बर्ताव करता, उसके बावजूद भी उसकी फैमिली उसका साथ नहीं छोड़ने वाली थी। क्योंकि हर फैमिली की तरह अरशद की फैमिली को भी लगा कि एक ना एक दिन हमारा बेटा सुधर जाएगा। एंड उनके हिसाब से और कहीं सारे इंडियन फैमिलीज के हिसाब से अपने बेटे को सुधारने का सिर्फ उनके पास एक ही तरीका था और वो था शादी। दे वर होपफुल कि अरशद की शादी होने के बाद वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी अपनी बीवी के साथ संभालना शुरू कर लेगा। दे थॉट रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा वो। एंड विद दैट होप ऑन 28 जुलाई 2019 उसकी शादी चांदनी के साथ करा दी गई थी। बट दिस वाज अ वेरी बिग मिस्टेक क्योंकि अरशद सुधरने वाले लोगों में से नहीं था और शादी होने के बाद वो अब अपनी बीवी पर भी घर की दूसरी औरतों की तरह हाथ उठाया करता था। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसने अपनी बीवी का जीना मुश्किल कर दिया था। और उसकी बीवी चांदनी को कुछ महीने शादी में रहने के बाद ये बात समझ आ गई थी कि इतनी बदतर जिंदगी जीना ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि वो वहां से चली जाए। इसीलिए शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही चांदनी ने अरशद को डिवोर्स दे दिया था। नाउ डिवोर्स देने के बाद उसकी फैमिली वालों को ये चीज बुरा तो लगा था कि अरशद की बीवी चली गई, हमारी बहू चली गई इस घर से, और अरशद का अब बिहेवियर और भी ज्यादा खराब होने लगा था। लेकिन उनका ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब अरशद ने अपने ही फादर पर हाथ उठाया था। तो 2024 की शुरुआत में उसके पापा ने अपनी वसीयत बनाई जिसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटियों में इक्वली डिवाइड हो गई थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका अपने बेटे से कोई भी लेना देना नहीं है और आगे भी कभी कुछ रिलेशन नहीं होगा इन दोनों का। यूजुअली घर की प्रॉपर्टी लड़कों को दी जाती है एंड आई थिंक अरशद को भी यही लगा था कि सारी की सारी वसीयत, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला कि उसके फादर ने उसे ही धोखा दे दिया है तो तब उसका खून खौल गया था। उसने अपने पापा को बहुत बुरी तरह पीटा। जब पीटने से भी उसका मन नहीं भरा तो वो उन्हें पकड़कर टेरेस पे ले आया और वहां की रेलिंग से उल्टा टांग दिया उसने अपने ही फादर को।
अरशद इतना अनकंट्रोलेबल और अग्रेसिव हो गया था कि उसकी खुद की फैमिली उसे रोकने से डर रही थी, पर पड़ोसियों ने बीच में आकर उसके पापा की जान बचाई। इस इंसिडेंट के बाद अरशद का अपने ही घर में बहुत ज्यादा दबदबा बढ़ गया था एंड उसने इस घर को एक प्रिजन की तरह बना दिया था, जिसमें वो खुद एक जेलर था। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को उसके अकॉर्डिंग एकदम मोल्ड कर दिया था एंड ही वाज वेरी लाइक डरा धमका के उसने अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोलिंग बना दिया था कि कोई भी और फैमिली मेंबर उसके अगेंस्ट किसी को भी कुछ चीज नहीं बोल पाता था। एंड दिस बिहेवियर इज लाइक इट मेक्स इट क्लियर इनफ कि अरशद एक्चुअल में कितना बड़ा सनकी था। 18 दिसंबर 2024 की सुबह हर बार की तरह अरशद और उसके पापा का नेबर से झगड़ा हुआ था, जो वहां रह रहे लोगों के लिए और कोई नई बात नहीं थी अब। बट वियर्ड चीज ये थी कि उस रात अचानक उसका पूरा परिवार वहां से चले गया था। वो सब इतनी हड़बड़ी में घर से निकले थे कि बाहर पड़े चप्पल और कपड़े भी वो लोग उठाना भूल गए थे। आखिर सब कुछ इतनी हड़बड़ी में अपना ही घर छोड़ के कहाँ जा रहे थे एंड ओवरनाइट पूरी एक फैमिली गायब कैसे हो गई थी? वो सब उस रात पहले आगरा से अजमेर गए और दूसरे दिन जयपुर चले गए थे वो लोग। कुछ दिन जयपुर में बिताने के बाद सभी 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने होटल सरनजीत में एक रूम बुक किया। 2 दिन सब ने उस शहर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को देखा और फोटोज भी क्लिक की थी एंड दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स देयर। उनका पूरा परिवार इस जगह को एंजॉय कर रहा था और इन कुछ दिनों की आजादी से दे वर ऑल वेरी हैप्पी। अरशद भी इस टाइम पे ज्यादा गुस्से में नहीं था, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि उनके इस प्लान के पीछे, उनके इस छुट्टी के पीछे कितना बड़ा खतरनाक प्लान गुजरा था। नाउ लखनऊ में 31 दिसंबर की शाम को सभी लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर अरशद और उसके पापा ने भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाने की सोची थी एंड ये दोनों बाहर जाकर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना और शराब लेकर आ गए थे। नाउ इन दोनों ने क्या करा कि अपने माँ और बहनों को भी उस दिन शराब फोर्सफुली सजेस्ट करी थी कि पी लो। और पहले उनकी फैमिली वालों ने पहले उसकी मॉम और उसकी बहनों ने मना करा था इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी शराब पी ली थी। उसके बाद खाना खाकर सब एक ही कमरे में एक बड़े से बिस्तर पे सो गए थे और रात के 2 बजे अरशद और बाबर ने अपने प्लान को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने आसमा जी को उन्हीं की दुपट्टे की एक साइड उनके मुंह में दबाकर चुप कराया और दूसरे एंड से उनका गला दबाकर वो उन्हें मारने लगे थे। आसमा जी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, पर फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरशद और उसके पापा ने इतनी ताकत से उनका गला दबाया था कि कुछ ही देर में आसमा जी की मौत हो गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दे ऑल वर स्लीपिंग टुगेदर, सो उनकी बेटियों को ये कैसे पता नहीं चला कि उनके बाजू में, लिटरली जस्ट बाजू में उनकी माँ का खून हो रहा है। Did they not feel any movement? Well, that's because अस्मा जी के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी and this is alleged, लेकिन अस्मा जी की बॉडी को भी पूरी तरीके से अरशद और बादर ने पकड़ के रखा हुआ था। अस्मा जी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, इसीलिए उनकी बेटियों को कोई आइडिया नहीं था कि उनकी माँ के साथ कुछ पल पहले क्या हुआ था। अपनी ही माँ को मारने के बाद भी अरशद की हैवानियत खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने पापा के साथ मिलकर एक एक करके अपनी बहनों को मारना शुरू करा यूजिंग अ सर्जिकल ब्लेड जो उसने इंटरनेट पर ढूंढकर इस मौके के लिए खरीदी थी। उन दोनों ने उस ब्लेड के इस्तेमाल से अलीसा, रहमीन और अक्सा के दोनों हाथों की नसें काट दी थी। वो तीनों दर्द से रोए जा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बाहर न जाए इसीलिए उनके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया गया था और शराब के नशे के कारण वो खुद को बचा नहीं पा रहे थे। उनके इस हालत के ऊपर तरस खाने के बजाय अरशद और उसके पापा उन्हें मारने में लगे हुए थे। आखिरकार ज्यादा ब्लीडिंग होने पर उन तीनों की भी मौत हो गई थी। लास्ट में सबसे छोटी बहन जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी, आलिया, उसका कत्ल इन्होंने गला, नाक और मुंह दबा के कर दिया था और नए साल की रात अरशद और उसके पापा ने कुछ ही समय में पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। इस बीच अरशद ने खुद के बचाव के लिए एक 7 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि इन हत्याओं के दोष उसके पड़ोसी हैं जिनसे परेशान होकर उसने अपनी बहनों और माँ को मार दिया है। वीडियो में उसके पापा आलिया को मारते हुए क्लियरली दिख रहे थे एंड वीडियो के एंड में उसने कहा कि शायद सुबह तक वो जिंदा भी ना रह पाए। एंड द मोस्ट वियर्ड पार्ट ऑफ दिस केस इज कि उस होटल में किसी भी आदमी को यह पता ही नहीं चला कि इस होटल के कमरे में 5 लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा था। खून करने के बाद अरशद ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी एंड सुबह अराउंड 4:30 बजे अपने पापा के साथ सुसाइड का प्लान बनाकर वो उस होटल से निकल गया था। अरशद ने अपने पापा को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया था। शुरुआत में पुलिस भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी पैंट पे लगे हुए खून को दिखाया तो पुलिस को यकीन हो गया था। उसे लेकर पुलिस होटल गई और वहां उन्होंने देखा कि 5 लाशों को एक बेड पर सुलाकर रखा गया है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उन्हें छुपाया जा रहा था। रूम में शराब की बोतल मिली थी जो इस बात को प्रूव कर रही थी कि सब रात में अरशद के प्लान से बेखबर होकर सेलिब्रेट कर रहे थे।
उस कमरे से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन्स, एक सर्जिकल ब्लेड और सारे दुपट्टे सबूत के तौर पर कलेक्ट करे थे। तो अरशद ने एक क्राइम का प्लान बनाया। उसने उस क्राइम को कमिट भी करा और इस क्राइम को कमिट करने के बाद उसने खुद ही सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन पुलिस कस्टडी में अरशद का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। उसने जेल में जाकर सबसे पहले तो खाना खाया, फिर वो कुछ घंटे वहां सोया और उठने के बाद उसने सबसे पहले चीज ये पूछी कि मेरे वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं। ही वॉज इन सच अ डायर सिचुएशन और फिर भी वो पुलिस वालों से ये पूछा था कि कितने व्यूज, कितने लाइक्स आए हैं मेरे वीडियो पर, जो कि चीज सुनना पुलिस वालों के लिए भी उतना ही बिजार था जितना आपके और मेरे लिए है ये। उसने कुछ ही घंटों पहले अपने पूरे के पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया था और उसे इस चीज का कोई पछतावा भी नहीं था। और इंटेरोगेशन के दौरान भी वो पुलिस वालों को झूठी झूठी कहानियां बनाकर बस गुमराह कर रहा था। वो कभी खुद की फैमिली को गालियां देता या फिर कभी पड़ोसियों पर पूरा का पूरा ब्लेम डाल देता था। अरशद ने अपने स्टेटमेंट और वीडियो में पड़ोसियों और रिलीजन के बारे में जो बातें कही थी, जब पुलिस को वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों को जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं, हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, किसी मदद नहीं करी। उसे कंफर्म करने के लिए पुलिस ने आगरा में उसके नेबरहुड में पूछताछ की, क्योंकि अरशद बार बार ये बोल रहा था कि उसे हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना है और उसके पड़ोसी उसे ये करने से रोक रहे हैं। लेकिन इन बातों का जब पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी खारिज कर दी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अरशद के पड़ोसी ही उसके और उसके पापा के बारे में कंप्लेंट कर रहे थे, सेइंग कि उनके घर से अक्सर अरशद के चिल्लाने की आवाजें आती थी और वो हमेशा ये चीज कहता था कि मैं सबको मार दूंगा, विच मेंट कि खून की बातें उसके दिमाग में पहले से ही थी और वही बात उसकी मोबाइल फोन पे भी छुपी हुई थी। तब अपने परिवार को मारने के लिए, चप्पू चली खींचने के लिए करता था, तो सारे मोहल्ले के सुनते थे, किसको भी आवाज़ तो भागते थे, कुछ गेट लगा लेता था, अंदर कोई जाता नहीं था। वो क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है, तो ये समझ लो। ऊपर से ईंट पत्थर भी फेंकता था, पब्लिक कोई जाती नहीं। जब देखो जब मुझे कहता था मैं कत्ल करूँगा, मैं मारूंगा। होटल रूम से जो 3 मोबाइल मिले थे उन्हें, उसमें से 2 फोन अरशद और उसके पापा बादर के थे, जिनमें गला दबाना, ब्लेड से गला काटना, सर्जिकल ब्लेड ऑनलाइन खरीदना, ऐसी चीजों के बारे में कहीं दिन पहले से सर्च किया गया था। पुलिस को इस चीज का शक था कि इस खून की प्लानिंग उन्होंने बहुत दिन पहले से करी हुई थी और अरशद के कन्फेशन के बाद उनका ये शक सच में बदल गया था। उसने ये कन्फेस करा कि जब वो सबसे पहले जयपुर गए थे तो उसने सबसे पहले अपने घर की लेडीज को मारने का प्लान बनाया था बाय गिविंग देम स्लीपिंग पिल्स, लेकिन उन्हें जयपुर में रहते हुए कोई चांस ही नहीं मिला इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने वो प्लान पोस्टपोन करके उसे लखनऊ में अंजाम दिया। वहां उन्होंने स्लीपिंग पिल्स की जगह शराब का इस्तेमाल किया था। अरशद को अभी तक लग रहा था कि उसके पापा ने उसी दिन रेलवे स्टेशन पे सुसाइड कर लिया होगा, लेकिन जैसे ही उसे उनके फरार होने की बात पता चली तो उसने वापस पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। दरअसल हुआ ये कि अरशद के फादर बादर उस दिन से, जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन से ही फरार थे और उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी वहीं होटल में छोड़ा हुआ था ताकि वो ट्रेस ना हो पाए। और आखिरी बार उन्हें कानपुर में देखा गया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ पाते वो वहां से भाग गए थे। लेकिन पुलिस वाले उन्हें इसके अलावा कानपुर, आगरा, अजमेर और संभाल हर जगह ढूंढ रही थी। उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, इसीलिए पुलिस वालों ने उनकी फोटोज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था और तो और उनके ऊपर, उनके हेड पर 25,000 का इनाम भी था। और फिर फाइनली 26 दिनों के एफर्ट्स के बाद पुलिस वालों ने बादर को लखनऊ से ही अरेस्ट कर लिया था। और बादर भी अपने बेटे की तरह पुलिस वालों के सामने कहानियां बनाया जा रहा था, जैसे सेम जैसे अरशद कर रहा था वैसे ही कर रहा था वो भी। लेकिन जब पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती दिखाई तब उसने सब कुछ सच सच बोलना शुरू करा। उस दिन अपनी बीवी और बेटियों को मारने के बाद वो रेलवे स्टेशन गए थे ताकि वहां ट्रेन के सामने वो अपनी जान दे दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया था ये चीज करने की। और सबसे छुपने के लिए वो दिन भर लखनऊ की धूप में मंकी कैप पहने रखा था और रात में वो बस ट्रेन के पास या फिर किसी बस के द्वारा किसी गांव में चले जाता था। ऐसा उसने बहुत दिन तक किया और मंकी कैप यूज करना उसके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, बिकॉज कोई उन्हें इतने दिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। उसे पहले लगा था कि अरशद ने भी सुसाइड कर दिया होगा, पर उसके सरेंडर की न्यूज सुनने के बाद अपने बेटे को जमानत दिलाने के लिए वो तुरंत एक वकील ढूंढने लगा था। वो आगरा वापस गया और वहां एक लॉयर से उसने बात की, लेकिन उसने अरशद को बेल दिलाने से मना कर दिया था। वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेने के लिए भी गया था, पर उसे पता था कि पुलिस वाले उसे ढूंढने में जुड़े हुए हैं। बादर को इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी खबर न्यूज़पेपर से मिल रही थी और उसी के हिसाब से वो आगे की प्लानिंग भी कर रहा था। और एक पॉइंट पर तो जब उसे आगरा में पुलिस ढूंढ रही थी तो वो नेपाल भाग गया था। नेपाल में एक हफ्ते रहने के बाद उसे लगा कि अब सब कुछ इंडिया में शांत हो गया होगा, तो वो वापस लखनऊ आ गया था। लेकिन जब उसे 25,000 रुपए इनाम की बात पता चली तब उसे समझ आया कि वो कितना ज्यादा दलदल में डूब चुका है।
और इससे पहले कि लखनऊ में वो अपना अगला मूव सोच पाता या फिर अपना अगला स्टेप सोच पाता, एक आदमी ने उसे पहचान लिया था और उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को दे दी थी। और पुलिस ने भी बिना कोई वक्त जाया करे सीधा बादर को पकड़ लिया था। और जब पुलिस वालों ने इस हत्या के पीछे, अपनी ही फैमिली को मारने के पीछे बादर से रीजन पूछा, तो रीजन सुनने के बाद वो खुद चौंक गए थे। बादर ने पुलिस से ये कहा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी फैमिली को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि वो उनके आगरा में रहने वाले पड़ोसियों को जेल भेजना चाहता था। अपने पड़ोसियों से बदला लेना उन दोनों को इतना ज्यादा जरूरी लगा था कि उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी और बहन को मारना सही समझा। दिस वॉज द लेवल ऑफ मैडनेस इन दिस केस। कोर्ट से इस केस का वर्डिक्ट आने में अभी बहुत समय है, बट आई रियली होप कि पुलिस के पास जो एविडेंस के तौर पर कन्फेशंस, खून में इस्तेमाल हुई चीजें और अरशद की वीडियो है, वो सभी उन्हें जल्दी सजा दिलाएंगी। नाउ ये तो था हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा मेन केस, लेकिन इस केस में एक बहुत ही ज्यादा बुरी चीज हुई है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सी मीडिया में क्या हुआ, मोहम्मद अरशद की जो वीडियो थी उसे तो लोगों ने बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के यूज करा ही। एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग विद पीपल आल्सो। पीपल डू नॉट वेट फॉर वर्डिक्ट। सो उस बीच में जब ये क्राइम हुआ था और जब तक थोड़ा सा फाइनल वर्डिक्ट और जब तक लोग पकड़ने बाकी थे, उस बीच में मीडिया में एक ऐसा नैरेटिव था कि, और ये अरशद की वीडियो की वजह से था, लेकिन मीडिया में एक ऐसा नैरेटिव था कि अरशद को हिंदू मुस्लिम वाले केस से जोड़ दिया गया था। एंड बाय हिंदू मुस्लिम आई मेंट कि क्योंकि अरशद ने अपनी वीडियो में कहा था कि उसे हिंदुइज्म में चेंज होना है और उसके जो पड़ोसी हैं वो उसे ये चीज नहीं करने दे रहे हैं, तो बिना फैक्ट चेक करे मीडिया जस्ट रैन विद इट। और इसकी वजह से और भी ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई हमारे देश में होती है वो और भी ज्यादा होने लगी थी। दैट इज व्हाई मीडिया वाला से तो मैं ये चीज नहीं बोल सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देयर हेड। सीरियसली जर्नलिज्म इज डेड इन इंडिया, ठीक है। बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज वेट। इसलिए ऐसा मत बोला करो कि जल्दी जल्दी केस कवर करो, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज ओनली। उन कुछ दिनों में इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है, उन कुछ दिनों में इतने सारे प्रूफ आ जाते हैं दैट यू डोंट नो कि कितना अच्छा हो सकता है केस के लिए। एंड ऑल्सो आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एकदम हाइप में जब हम किसी केस की बात करते हैं तो like it does yield to more views and it does yield to more eyes, but you guys don't need to worry about that thing, right? तुम लोग को ये जानना जरूरी होना चाहिए कि एक्चुअल में इस फैमिली के साथ क्या हुआ या फिर इस आदमी के साथ क्या हुआ, and what is the verdict of that thing, and then इस चीज से तुम लोग ये चीजें डिराइव करो कि मैं अपने आप को कैसे सेफ रखूं या फिर मैं अपनी फैमिली को कैसे सेफ रखूं। बट या मीडिया, आई हैव फुल्ली गिवन अप ऑन मीडिया इन इंडिया। लाइक मीडिया इंडिया में तभी काम आती है जब या तो बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है या फिर जब उन्हें अपनी खुद की जान बचानी होती है तब। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पर हम वही बनाते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू मी गाइस, क्योंकि आई एम अबाउट टू हिट 2 मिलियन व्हिच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। दिल से बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। 1 मिलियन करने में मुझे 3 साल लगे थे और 1 मिलियन से अब 2 मिलियन करने में मुझे बस 1 ही साल लगा है, व्हिच इज आई डोंट नो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।